हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं हम, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत आसान चैप्टर भी है, ठीक, दोनों है। तो इससे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है और कितने टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है इसमें, वो पढ़ना है पजल फॉर्म। ठीक, PUZZLE, पजल फॉर्म पहले पढ़ना है हमको। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ना है। ठीक, पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ना है। और जो लास्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, अच्छा एक बार जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि इन तीनों में होता क्या है। आज हालांकि हम सिर्फ पहला वाला टाइप ही डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी दो भी जान लेते हैं। देखिए, जो पजल फॉर्म होता है ना, इसमें छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड एक या दो सवाल पूछे जाएंगे पजल फॉर्म से। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमन सेज, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, या एक लड़के को देख के जो है एक लड़की अपने दोस्त से कहती है कि वो मेरे, ठीक है, इस तरह से रिलेशन बताती है, तो उसको पॉइंटिंग फॉर्म कहते हैं, जब रिलेशनशिप किसी को पॉइंट करके बताया जाता है। तो एक वो टाइप हो गया। और तीसरा हो गया कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, किसी के साथ संबंध को, किसी के साथ रिलेशनशिप को हम एक कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा होगा A@B, तो इसका मतलब हो गया कि भाई A इज फादर ऑफ B, इस टाइप से। एट द रेट का मतलब फादर नहीं हुआ, वो क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग सिंबल का मतलब अलग अलग रिलेशनशिप से होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि A@B, यही है कोड, दिस इज द कोड, एट द रेट जो लिखा हुआ है, तो A इज फादर ऑफ B, ऐसा कुछ टाइप होता है। ये तीनों ही टाइप हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं पजल फॉर्म। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जब हम पजल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो पजल फॉर्म पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी है। क्या जानना है, जब भी हम रक्त संबंध की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें दोस्तों दो ही प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा, एक तो हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। जब भी हम कोई भी पजल फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री क्या होता है फैमिली ट्री दोस्तों? फैमिली ट्री हमें जानकारी देता है किसी भी फैमिली के मेंबर में कि वो किस रिलेशनशिप से एक दूसरे से कनेक्टेड है और उस फैमिली में कितनी जनरेशन रह रही हैं। जैसे आपके फैमिली में अगर आप हैं, आपकी मम्मी और आपके बाबा और दादी रह रहे हैं, तो आपके घर में बेसिकली तीन जनरेशन है। एक तो आप वाली पीढ़ी हो गई, एक पापा मम्मी वाली पीढ़ी हो गई और एक दादा दादी वाली पीढ़ी हो गई। ठीक है, तो फैमिली ट्री से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, घर में कितने लोग हैं, जेंडर क्या क्या है, कितने जनरेशन है उसमें, ये जानकारी हमें फैमिली ट्री से मिलती है। फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं, इस पे अब बात करते हैं। देखिए, फैमिली ट्री कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले हमें क्या समझना है। अच्छा, फैमिली की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो जो जेंडर होंगे वो दो ही तरह के होंगे। एक तो होगा जेंडर आपका मेल और एक जेंडर होगा फीमेल। ठीक है, जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो बेसिकली वी आर ड्राइंग अ फिगर, हम एक चित्र बना रहे हैं फैमिली ट्री में। तो मेल को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक हमारे पास सिंबल होना चाहिए ना, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये मेल है। तो मेल को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल से। ठीक है, उसी तरह से फीमेल को कभी हमें दिखाना होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सर्कल से। ठीक, सर्कल हो गया फीमेल, ट्रायंगल हो गया मेल। उसके बाद में जब भी हमें कभी मैरिड कपल को दिखाना होगा, ठीक है, मैरिड कपल को जब भी दिखाना होगा, मतलब जो शादीशुदा, उन्हें हम कैसे दिखाएंगे। अच्छा, जब शादी होती है दो लोगों की, तो एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक, आपको करना बस इतना है कि बीच में प्लस लगा देना। ये प्लस बताएगा कि ये जो मेल है ये फीमेल है, ये दोनों आपस में मैरिड कपल। ठीक है, आपस में क्या है, मैरिड कपल। एक चीज तो ये, क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लस लगाना पड़ेगा दोस्तों, प्लस इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने प्लस नहीं लगाया तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दो लोग भाई बहन हैं या हस्बैंड वाइफ है। क्योंकि भाई बहन में भी दो जेंडर होते हैं, मेल फीमेल।
और मैरिड कपल में भी दो जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बीच में प्लस तब लगाएंगे जब हमारे पास दो लोग मैरिड हों, और तब नहीं लगाएंगे जब वो दोनों भाई बहन, तो भाई बहन हो तब नहीं लगाएंगे। ये बात मैं आगे फिर से अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं आगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, कभी भी आपको किसी मेल को रिप्रेजेंट करना हो तो वो ट्रायंगल से करेंगे, फीमेल को रिप्रेजेंट करना हो तो सर्कल से करेंगे, मैरिड कपल को शो करना होगा तो एक मेल एक फीमेल, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एक एक करके हम छोटी छोटी फैमिली ट्री डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके छोटी छोटी फैमिली ट्री। जैसे सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि ए इज ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इसका हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए किसका भाई है, बी का। ठीक है, अच्छा ये बताइए अगर दो लोग भाई हैं, दो लोग भाई हैं तो क्या वो दोनों अलग अलग जनरेशन के होंगे, अलग अलग पीढ़ियों के होंगे, या एक ही पीढ़ी के होंगे? तो आप कहेंगे एक ही पीढ़ी के होंगे। तो दोस्तों जब भी हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हमेशा हम एक पीढ़ी को, एक पीढ़ी में आने वाले लोगों को एक ही पंक्ति में लिखते हैं। ठीक, इससे ऊपर आने वाली पीढ़ियों को भी इससे ऊपर लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद जो पीढ़ी आएगी वो इसके ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है जो सबसे छोटी पीढ़ी होगी वो नीचे रहेगी, उससे बड़ी वाली पीढ़ी उससे ऊपर, उससे बड़ी वाली पीढ़ी उससे ऊपर। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, ठीक, तो आपके जो मम्मी पापा होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, मम्मी पापा जो होंगे वो आपके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा इनको ऊपर क्यों रखा गया, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे जो है पहले वाली पीढ़ी के हैं। ठीक है, तो ये आप हो गए, तो आपसे ऊपर हम रखेंगे मम्मी पापा को। ये ऊपर नीचे का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ये बताता है कि दोनों में जनरेशन गैप है। और ऊपर जाएंगे तो कौन आ जाएंगे, आपके दादा दादी, या फिर दादा दादी आ जाएंगे, या फिर कौन आ जाएगा, नाना नानी भी आ सकते हैं। अभी वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप सिर्फ ये देखिए कि आप हो गए, मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, तो ये तीन जनरेशन मैंने दिखाए यहाँ पे, तीन जनरेशन दिखाए। अच्छा अगर मैं दादाजी के भी पापा को ले लूंगा, जिन्हें परदादा कहते हैं, तो ये आपके परदादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सबसे ऊपर हो जाएंगे वो। तो सबसे छोटी पीढ़ी सबसे नीचे, सबसे बड़ी पीढ़ी सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये जो चार आप देख रहे हैं पंक्तियां बन गई हैं, चार रोज बन गए हैं, ये क्या बता रहे हैं हमें, जनरेशन बता रहे हैं, पीढ़ियां बता रही हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके जो भाई होंगे, बहन होंगे, कजन होंगे, वो सब इसी लाइन में आएंगे। आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, मौसा मौसी, बड़े पापा, ये सब इस वाली पीढ़ी में आएंगे, सेकेंड वाली में। आपके दादा दादी, नाना नानी, ये सब आपके थर्ड वाले जनरेशन में आएंगे। ठीक है, और अगर उनके भी पापा और दादी को कंसीडर किया जाए, परदादा परदादी परनाना परनानी, तो वो एकदम ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रो है ये आपको बताते हैं क्या, जनरेशन। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हम इसका एक फैमिली ट्री बनाते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी। कैसे बनाएंगे, ए और बी दोनों भाई हैं, मतलब एक ही जनरेशन में आएंगे, और ए ब्रदर है, यानी कि ए और बी भाई हो गए, और क्योंकि ए भाई है बी का, तो ये तो आपको पता चल गया ए भाई है, भाई है तो क्या होगा, मेल होगा। ठीक, यही वो फैमिली ट्री है। बी को ना ही हम ए के ऊपर लिखेंगे ना ही नीचे लिखेंगे, इन दोनों को हमें एक लाइन में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन के, सेम पीढ़ी के लोग हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे ए को मेल बना दिया क्योंकि लिखा हुआ था कि भाई ए ब्रदर है बी का, लेकिन मुझे बी का जेंडर मैंने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा, ट्रायंगल या सर्कल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों हमें बी का जेंडर नहीं पता है। पूरे ब्लड रिलेशन में जब तक हमें जेंडर क्लियरली मेंशन नहीं किया जाएगा, हम जेंडर अज्यूम नहीं करेंगे। नाम से जेंडर अज्यूम नहीं करना है ब्लड रिलेशन में। ठीक, भले से आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए रमेश, ठीक, भले से कह दिया जाए सीता इज सिस्टर ऑफ रमेश, सीता इज सिस्टर ऑफ रमेश। ठीक, क्या आपको पता है रमेश कभी किसी लड़की का नाम हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ की बात करें तो ब्लड रिलेशन में हम इसको जेंडर अभी भी नहीं देंगे, भले से इसका नाम रमेश, हम लिखेंगे सीता इज सिस्टर ऑफ रमेश। तो सीता को ऐसे लिखेंगे क्योंकि सीता बहन है तो इसका जेंडर पता है, लेकिन रमेश को हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जेंडर में हम अज्यूम नहीं करेंगे नाम से, किससे अज्यूम करेंगे,
क्वेश्चन से, जब तक हमें क्लियरली मेंशन ना किया हो कि रमेश एक मेल या फीमेल है, तब तक हम नाम से जेंडर अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ था ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे मैंने ए का जेंडर तो मेल ले लिया क्योंकि ए भाई है, क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए ए को हम जेंडर दे पा रहे हैं, लेकिन बी का कोई जेंडर नहीं देंगे। बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। चलिए, एक तो फैमिली ट्री हो गई। दूसरा देखते हैं, अगर इसमें यही कह देता, अच्छा कब इसका जेंडर हम लिख पाएंगे, जब ये लाइन ऐसे लिखी जाए, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई हैं, ए और बी आपस में भाई हैं, तो ए और बी अगर भाई हैं तो अब हमें दोनों का जेंडर पता है मेल, ए को लिखेंगे ऐसे और बी को लिख देंगे ऐसे, ठीक। अच्छा, एक और देखते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, तो ए बहन है, मतलब ए का जो जेंडर आएगा वो क्या आएगा, फीमेल, यानी कि सर्कल में बंद करेंगे। और किसकी बहन है, बी की। क्या बी का जेंडर यहाँ पता है, हमें नहीं पता है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, दोनों को एक ही लाइन में लिखेंगे क्योंकि एक ही जनरेशन में आ रहा है। चलिए एक और देखते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी आपस में बहनें हैं, अब दोनों का जेंडर पता है हमें, ए और बी दोनों को हम सर्कल में बंद कर देंगे, ठीक। तो अभी तक हमने 4 फैमिली ट्रीज देखी, आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए 5वां देखते हैं, 5वें में देखिए लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, ए पिता है बी का, तो क्या यहाँ पे हमें ए का जेंडर मालूम है, अगर ए पिता है बी का तो क्या ए का जेंडर मालूम है, बिल्कुल, जेंडर क्या होगा, मेल। चलिए, ए फादर है बी का, अच्छा अब मुझे बताइए जो ए और बी है क्या अब ये सेम जनरेशन में आएंगे या अलग अलग, तो आप कहेंगे भाई अलग अलग आएंगे, क्योंकि पिता है तो ये ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, और ये पुत्र या पुत्री होगी तो ये नीचे ही रहेगी। तो ए को हमें बनाएंगे पहले फादर, और इसके नीचे हम लिखेंगे बी को, क्योंकि पिताजी जो है वो बड़े जनरेशन वाले हैं, पहले वाले जनरेशन में है, तो जो बड़ी जनरेशन होती है उसको ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली को नीचे, और क्योंकि ए पिता थे तो ए को हमने मेल यानी ट्रायंगल में बंद कर दिया, बी इसके ठीक नीचे आ जाएगा। ये फैमिली ट्री देखने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको बस इतना, आपको जब भी ये फैमिली ट्री इतना दिख जाए तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ए पिता है बी का। यहाँ पे हम अगेन बी का जेंडर अज्यूम नहीं करेंगे, डिसाइड ही नहीं कर सकते कि बी का जेंडर क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, आगे क्वेश्चन की जो लाइन होगी उसके थ्रू हमें पता चलेगा बी का जेंडर क्या होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना फैमिली ट्री बनेगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ए इज फादर ऑफ बी, ए पिता है बी का, तो ए का जेंडर हमने मेल कर दिया, उसके नीचे बी। दोस्तों अगर ये लाइन नहीं भी लिखी हो, सिर्फ आपको ये फिगर दे दिया जाए, तो भी आप ये कहेंगे कि ए बी का पिता है, ठीक है। ये चित्र यही बताता है कि ए बी का पिता है। चलिए 5वां हो गया, एक और देखते हैं, 6th, 6वां देखिए, अगर ऐसे लिखा हो ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, सन का मतलब क्या होता है, सन का मतलब होता है बेटा, डॉटर होती थी तो बेटी, यहाँ पे लिखा है ए सन ऑफ बी, यानी कि ए बी का बेटा है, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन ए बेटा है बी का, तो बताइए ए और बी में बड़ी जनरेशन वाला कौन है, तो आप कहेंगे ए और बी में बड़े जनरेशन वाला बी है, क्योंकि ए बेटा है किसी का, किसका, बी का। तो अगर ए किसी का बेटा हो रहा है तो ये जो बी है ना, इसको ऊपर होना पड़ेगा, इसके नीचे आएगा बी, और बी का बेटा है ए, और क्योंकि बेटा है तो ट्रायंगल में बंद कर देंगे। इस बार देखिए ए नीचे हो गया, बी ऊपर है, ठीक है। बी ऊपर इसीलिए है क्योंकि इसका बेटा है ए, तो इसको बड़ी जनरेशन में जाना पड़ेगा ऊपर, ये आप समझ गए। चलिए ये तो हो गया दोस्तों सन और फादर वाला कॉन्सेप्ट। एक और फैमिली ट्री देखते हैं आगे, देखिए 7th, अगर ऐसे लिखा हो ए इज
grandfather is grandfather of B. ए बी का कौन है? दादा। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? ग्रैंडफादर की जब हम बात करते हैं तो ग्रैंडफादर कौन होते हैं? हमारे पिताजी के पिताजी, वही हमारे ग्रैंडफादर होंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे बनाना हो कि ए ग्रैंडफादर है बी के, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ए का जेंडर क्या है? मेल है, और क्योंकि ये ग्रैंडफादर है तो ये बी से ऊपर आएंगे। तो ए को मैंने बना दिया मेल और इसके नीचे मैंने बना दिया बी को, तो ये बताएगा कि जो ए है वो ग्रैंडफादर है बी के। लेकिन दोस्तों उसमें एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि ऐसा ही तो हमने तब भी किया था जब हमने ये लिखा था कि ए इज फादर ऑफ बी, तब भी हमने इसको ऐसे बनाया था। तो इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हमें दिखाना पड़ेगा। अंतर हम कैसे दिखाएंगे दोस्तों? यहाँ पे हमें छोटा सा काम ये करना है, करना बस इतना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि दादाजी होते कौन? दादाजी कौन होते हैं? पिता के पिता। तो हमें करना क्या पड़ेगा? जो बी है ना, बी के फादर को हमें ऐसे यहीं पे अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई बी के पिताजी होंगे, उनके जो पिता होंगे वो होंगे बी के ग्रैंडफादर। बताइए समझ में आया? अब यहाँ और यहाँ आपको अंतर दिख रहा होगा इन दोनों में। यहाँ पे ये चीज ये बता रही है कि ए फादर है बी का, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि ए ग्रैंडफादर है बी का। क्यों? क्योंकि पहले हमने बी के पिता को बनाया, फिर उनके पिता को बनाया। बी के पिता ये कौन होंगे? बी के ग्रैंडफादर। जी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो ग्रैंडफादर है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ये समझ में आ गया आपको? चलिए, सातवां तो आप ये समझ गए, आठवां देखते हैं। तो अच्छा, ये नहीं बनाना हमें, ये तो फादर के लिए होगा, ये होगी फैमिली ट्री। अच्छा, आठवां देखते हैं। ए इज अंकल ऑफ बी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको होगा, अंकल मतलब कौन? अंकल देखिए, इंग्लिश में अंकल शब्द का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है। अंकल शब्द का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है, दो नहीं एक्चुअली तीन लोगों के लिए किया जाता है। कौन से तीन लोगों के लिए? एक तो करते हैं प्रयोग हम चाचा के लिए, एक कर लेते हैं बड़े पापा यानी ताऊ के लिए, और एक कर लेते हैं हम लोग मौसा के या मामा के लिए। ठीक, अब आप कहेंगे कि इसी एक अंकल के चार मतलब कैसे हो गए? दोस्तों क्या है कि जो इंग्लिश में जो ये वर्ड लिखा हुआ है अंकल, ये चार मीनिंग ले लेता है। और ये मीनिंग आपको क्लियर तब होगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे अंकल चाचा है या बड़े पापा है या मौसा मामा है। ठीक, अभी आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये चारों ही केसेस बना के दिखाऊंगा कि बड़े पापा कैसे बनाएंगे, चाचा कैसे बनाएंगे, मौसा मामा कैसे बनने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो अभी कह रहा है ए इज अंकल ऑफ बी। अच्छा, एक चीज और, चाचा कौन होते हैं? पापा के भाई। तो अंकल को कभी कभी पैटर्नल अंकल भी कहा जाता है। अगर पैटर्नल अंकल बोल दिया, अगर सिर्फ अंकल लिखा है तो सिर्फ अंकल में चारों आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर सिर्फ अंकल लिखा है तो अंकल में चारों आ जाएंगे। लेकिन अगर कह दिए पैटर्नल अंकल मतलब पिता के भाई, पैटर्नल अंकल मतलब पिता के भाई, तो सिर्फ यही दो मतलब आएंगे, या तो चाचा या तो बड़े पापा। अगर कह दिए मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के साइड वाले रिश्ते, तो मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के साइड वाले रिश्ते, तब वो सिर्फ मौसा या मामा होंगे, मौसा या मामा होंगे। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? चलिए, तो अगर मुझे चाचा को बनाना है, मतलब ए इज अंकल ऑफ बी, या कह लीजिए ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अगर मुझे चाचा को बनाना है, चाचा कौन होते हैं? पापा के भाई। ए इज अंकल ऑफ बी यानी कि ए अंकल है बी के। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले हमें बनाना पड़ेगा बी के पिताजी को, और बी के पिताजी के भाई को बना देंगे, वही तो हो जाएंगे चाचा। ये कौन हुए? ये चाचा हो गए, जिन्हें हम पैटर्नल अंकल कहेंगे इंग्लिश में। ठीक, कभी कभी पैटर्नल अंकल की जगह सिर्फ अंकल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कभी कभी इंग्लिश में पैटर्नल अंकल की जगह सिर्फ अंकल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर सिर्फ अंकल लिखा हो क्वेश्चन में और कोई क्लू ना मिल रहा हो तो हम चाचा एज्यूम कर लेंगे।
बड़े पापा जैसा कुछ नहीं होता ब्लड रिलेशन में, एक बात ये भी जान लीजिए। दोनों चाचा बड़े पापा दोनों के लिए एक ही शब्द है, पैटर्नल अंकल। सिर्फ अंकल कब एज्यूम करेंगे, जब क्वेश्चन में और कोई हिंट या क्लू ना दिया हो, तब हम इनको एज्यूम कर लेंगे बाय डिफॉल्ट पैटर्नल अंकल की ही बात कर रहा है। अगर वो सिर्फ मौसा या मामा बताना होगा तो हिंदी में तो लिख देगा मौसा मामा, लेकिन इंग्लिश में क्लियरली मेंशन करेगा मैटरनल अंकल। क्या मेंशन करेगा? मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल ये क्लियर लिख के आएगा अगर उसे मौसा या मामा बनाना हो। ये समझ में आ गया आपको? तो अगर मुझे पैटर्नल अंकल या चाचा को बनाना है तो बी के पिता के भाई ये होगी। चलिए, बड़े पापा जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बड़े पापा होते हैं एक्चुअल में, लेकिन ब्लड रिलेशन में उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर करना भी होगा तो यही होगा, फैमिली ट्री यही बनेगी। क्योंकि बड़े पापा भी कौन होते हैं? पापा के बड़े भाई हो जाते हैं, बस होते तो पापा के भाई ही। चलिए, चाचा बड़े पापा का कॉन्सेप्ट समझ गए। इंग्लिश में क्या वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है प्रॉपर? पैटर्नल अंकल या सिर्फ अंकल। चलिए, अब मौसा मामा देख लेते हैं। अगर मौसा या मामा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? 8वां वाला ही हम देख रहे हैं। 8वें में हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे बनाना हो मौसा, देख लीजिए ऐसे, इसको अलग से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9th ए इज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए बी के मैटरनल अंकल हैं। मैटरनल अंकल कौन होते हैं? मम्मी के भाई। मम्मी के भाई हमारे मामा लगते हैं। मम्मी के भाई कौन लगते हैं? हमारे मामा लगते हैं। तो इस बार हमें किसको बनाना है? मामा। कैसे बनाएंगे मामा को? ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो बी जो है उसकी मम्मी, ये बन गई, और इन्हीं की मम्मी का भाई, यही हो जाएगा ए। फैमिली ट्री बन गई। ए कौन आ गए? बी के मैटरनल अंकल। बी का जेंडर फिर से हमें नहीं पता, लेकिन जब हमें ये बनाना पड़ा ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो हमें यहाँ बी की मम्मी को बनाना ही पड़ा, क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि बी की मम्मी का जो भाई होगा वो मैटरनल अंकल होगा। ठीक, अगर मान लीजिए मौसा बनाना होता तो कैसे बनाते? मौसा, ठीक, मौसा के लिए भी मैटरनल अंकल ही इस्तेमाल किया जाएगा, बट क्वेश्चन में ये चीज मेंशन रहेगी कि वो मैटरनल अंकल में मामा की बात कर रहा है या मौसा की बात कर रहा है। अगर मान लेते हैं मौसा जी हमें बनाना हो कि ए, मतलब अगर इसे हिंदी में लिखा हो कि ए बी के मौसा है, ऐसा लिखा हो तो कैसे बनाएंगे? मौसा कौन होते हैं? मम्मी के बहन के हस्बैंड, वही हमारे मौसा हुए। तो ए जो है वो बी के मौसा है, यानी कि बी की जो मम्मी होंगी, उनकी जो बहन होंगी, उनके जो हस्बैंड होंगे, वो होंगे कौन? बी के मौसा। ठीक है, एक बहुत जरूरी बात यार, बीच में मैंने प्लस क्यों लगाया दोस्तों? अगर मैं प्लस नहीं लगाऊंगा तो फिर डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे कि ये जो मेल और फीमेल है या भाई बहन है, या मेल और फीमेल जो है हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ को जब भी हमें इंडिकेट करना होगा, ठीक, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, या कह लीजिए कपल को जब भी हमें दिखाना होगा तो हम हमेशा प्लस का साइन करेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए लिखा हो 10th फैमिली ट्री, देखते हैं 10th में देखिए, ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जो है बी के मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाना। नाना, नाना कौन होते हैं? मम्मी के पापा होते हैं। तो बी की पहले आप बनाएंगे मम्मी, और इनकी मम्मी के बना देंगे पापा, यही हो जाएगा ए। तो यहाँ पे ए बी का क्या है? नाना। ए क्या है? बी का नाना। ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो ये फैमिली ट्री भी आप समझ गए। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपको बताई नहीं है अभी तक, लेकिन आप समझ गए होंगे इतनी देर में। जैसे मान लीजिए लिखा हो ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको एक चीज समझनी है बस,
मैंने आपको बताया था जब भी हम हस्बैंड वाइफ को बनाएंगे तो हमेशा बीच में प्लस का साइन रखेंगे, ब्रदर सिस्टर में कोई साइन नहीं होता। तो ए हस्बैंड है बी का, क्या यहाँ पे आपको बी का जेंडर मालूम है? ये सवाल है। ए अगर हस्बैंड है बी का तो क्या आपको बी का जेंडर पता है? अगर मैं कह दूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, अगर मैं लिखूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्या यहाँ पे बी का जेंडर पता है? और अगर मैं कहूं ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो क्या यहाँ पे बी का जेंडर पता है? इन दोनों में से कहाँ पे आपको बी का जेंडर मालूम है? तो आप कहेंगे मुझे यहाँ पे बी का जेंडर पता है। कैसे दोस्तों? वो ऐसे पता चला क्योंकि जब शादी होती है तो एक मेल और फीमेल की होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर ऐसा है कि एक मेल फीमेल की शादी होती है तो ए को अगर मैंने हस्बैंड कह दिया, मतलब मैंने कह दिया ए मेल है, तो बाय डिफॉल्ट बी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कह दूं ए हस्बैंड है तो क्या ये बताने की जरूरत है बी वाइफ होगी? नहीं। तो जब हमको इसका फैमिली ट्री बनाना होगा तो ए को रखेंगे मेल, बीच में प्लस का साइन, बी को कर देंगे फीमेल। यहाँ पे बी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया था, बट ये अंडरस्टूड है कि ए अगर हस्बैंड है तो बी को वाइफ होना पड़ेगा। लेकिन ए इज ब्रदर ऑफ बी में ऐसा नहीं है। ए बी का भाई है तो बी बहन भी हो सकती है ए की, और बी रेसिप्रोकली देखा जाए तो बी का भाई भी हो सकता है, बी ए का बहन भी हो सकता है। बट एक ही चीज यहाँ कंफर्म है कि ए बी का भाई है। बी का जेंडर नहीं पता, बी ए की बहन भी हो सकती है, बी ए का भाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जेंडर मालूम, क्योंकि शादी जब होती है तो एक मेल एक फीमेल की। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको जानकारी दी अभी फैमिली ट्री के बारे में। एक क्वेश्चन से मैं क्लियर करूंगा अभी आपको कि इस फैमिली ट्री का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं एक बार। देखिए सवाल क्या है, ये सवाल आपको दिख रहा होगा। इन अ फैमिली, एक परिवार में, यहाँ पे ये जो है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड, ए बी का क्या है? हस्बैंड। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना ये फुल स्टॉप नहीं है, ये ध्यान देना, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है यहाँ पे ए के बाद। जैसे ये देखिए यहाँ पर ना ये फुल स्टॉप नहीं है, ये ध्यान देना। A is the husband of B, C is the son of A, D is the daughter of B, F is the daughter of G, C is the father of F। ये देख रहे हैं आप, लाइन से ऐसे लिखा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है दी जा रही है इसमें लाइन से। तो ये जो हमें एक एक करके इंफॉर्मेशन दी गई है ना, हम उनका अलग अलग फैमिली ट्री बनाते चले जाएंगे और सबको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम फैमिली ट्री कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए हम बता देंगे बहुत आराम से। तो चलिए इसको देखते हैं। सवाल की पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का क्या है? हस्बैंड। अच्छा अगर ए बी का हस्बैंड है तो बी ए की क्या होगी? तो आप कहेंगे वाइफ। पहली लाइन में क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में? ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए लीजिए हस्बैंड हो गया बी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मतलब अगली लाइन, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, सी ए का क्या है? बेटा है। ठीक, अच्छा सी ए का बेटा हो गया, सी किसका बेटा है? ए का। तो सी जो है वो ए के नीचे लिख देंगे, और सी जो है बेटा है तो इसका जेंडर मेल कर देंगे। अच्छा सी अगर ए का बेटा है तो क्या सी बी का भी बेटा होगा? बिल्कुल, क्योंकि भाई सी के ए पापा हो गए, क्योंकि ये मेल है तो पापा ही होंगे ऑब्वियसली, और ये दोनों आपस में शादीशुदा हैं, यानी कि अगर ये पापा तो ये कौन होंगे? मम्मी। चलिए अगली लाइन क्या लिखी हुई है क्वेश्चन की? अगली लाइन लिखी हुई है डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी जो है वो बी की डॉटर है, यानी कि डी क्या है? पुत्री है बी की। डी कौन है? बी की पुत्री है। अच्छा, यानी कि डी का जेंडर क्या आएगा? फीमेल आएगा। डी का जेंडर क्या आएगा? फीमेल आएगा। तो लीजिए डी जो है डॉटर है बी की, तो डी बी यहाँ पे है, इनकी बेटी बनाएंगे तो नीचे बनाएंगे, और बेटी कह रहा है डी है, और क्योंकि बेटी है इसलिए सर्कल बनाएंगे। सर्कल क्या बताता है? फीमेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डी डॉटर हो गई बी की। अगला एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ क्या है? डॉटर है किसकी? जी की, यानी कि एफ का जेंडर फीमेल, और एफ किसकी डॉटर है? जी की। चलिए आगे देखते हैं। एफ इज डॉटर ऑफ जी। अच्छा कह रहा है एफ जो है वो जी की डॉटर है, तो हम सिर्फ इतना ही बनाते हैं कि क्योंकि जी की डॉटर है तो जी ऊपर आएगा, और एफ डॉटर है तो एफ फीमेल हो जाएगी। जी का जेंडर नहीं पता, इसको अलग से बना लेते हैं। चलिए
आगे देखते हैं। सी इज द फादर ऑफ एफ, कह रहा है सी जो है वो एफ का पिता है, यानी कि सी का जेंडर क्या है, सी का जेंडर है मेल, सी का जेंडर क्या है मेल, सी पिता है एफ का, तो आप बताइए क्या सी के नीचे एफ आएगा? बिल्कुल, और क्योंकि एफ आपको पता है फीमेल है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अभी देखिए सी दिख रहा है यहाँ पे आपको, पिता है एफ का। अच्छा एक चीज और, कहा था कि जो एफ है ना वो डॉटर है जी की, और यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एफ डॉटर है सी की भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान दो लोगों की डॉटर हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान सी की भी डॉटर है और यही एफ जी की भी डॉटर है? ऐसा तभी हो सकता है जब सी और जी दोनों शादीशुदा हो, मैरिड कपल हो। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे पापा हैं आपके और यहाँ पे है आपकी मम्मी, ठीक, और ये है आप, तो आप अपने पिता के भी बेटे हैं और आप अपनी मम्मी के भी बेटे हैं। ठीक, वही यहाँ पे करना है। एफ डॉटर थी सी की भी, एफ डॉटर थी जी की भी, इसका मतलब सी और जी मैरिड कपल है, यानी कि सी और जी क्या है, मैरिड कपल है। अब क्योंकि सी पता है आपको मेल है तो पक्का जी क्या होगी, फीमेल। ठीक, क्या क्वेश्चन में और कुछ बोला है एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं तो आपका फैमिली ट्री, बस इतना ही बोला था, फैमिली ट्री कंप्लीट है। अब कुछ भी पूछा जाए बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए एफ से कैसे रिलेटेड है, ए और एफ के हमको ध्यान लगाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए कहाँ है, एफ कहाँ है। दोस्तों ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। अब ध्यान से इन दोनों को देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है, एफ कौन है, एफ के जो पिता हैं, एफ के जो पिता हैं उनके भी पिता हैं ए, एफ के पिता के पिता, तो ए क्या हो जाएगा एफ का, पिता के पिता कौन होते हैं, ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी, ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा पहले वाले का, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंडफादर, क्या आ जाएगा, ग्रैंडफादर। पूछा था हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ग्रैंडफादर। चलिए अगला सवाल, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी से कैसे रिलेटेड है। अच्छा सी और बी कहाँ है, सी यहाँ पे है दोस्तों और बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है बी यहाँ पे है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, अब आप ये देखिए सी के पिता है ये और ये दोनों आपस में शादीशुदा है, यानी कि बी सी की मम्मी हो गई, सी के पिता है ए, ए की शादी हुई है बी से, दोनों मैरिड कपल है, यानी कि सी की मम्मी है बी। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे संबंधित है, माँ, यानी कि मदर। आंसर क्या आ जाएगा, मदर। ठीक, देखिए मदर। दोस्तों आपने देखा कि एक फैमिली ट्री बना के हम सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं इसमें पूछ लेता हूँ, हालांकि यहाँ पे वो नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। अगर क्वेश्चन में पूछा जा गया होता हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी बी से कैसे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे है जी, यहाँ पे है बी, जी की शादी हुई है सी से, जी की शादी हुई है सी से, सी के पिता हैं ए और सी की माता है बी, सी की शादी हुई है जी से, सी के पिता है ए और सी की माता है बी। तो आप मुझे बताइए क्या जी बी की बहू होगी, बिल्कुल। और बहू को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डॉटर इन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, बहू। ठीक, अगर पूछा गया होता सवाल में तो। ठीक, तो एक सवाल आपने ये देख लिया, एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए ये फिर से वही पजल फॉर्म, दो सवाल आपसे पूछे गए और इतनी जानकारी आपको दी गई है इसमें। ओह चलेगा भाई, चलिए देखते हैं। कह रहा है बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है सी का बेटा है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। अच्छा आप मुझे बताइए, इसमें पहली लाइन से, पहली लाइन से आप मुझे बताइए क्या समझ में आया। कह रहा है बी जो है सन है सी का, बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है, इसका मतलब सी बी का पिता है। और क्या,
दूसरा देखिए, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि सी अगर मदर नहीं है तो सी फादर है, और ए और सी मैरिड कपल है तो सी अगर फादर है तो ए क्या होगी, मदर, यानी कि ए होगी फीमेल। अगला कह रहा है एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी, फिर है डी इज ब्रदर ऑफ ई इज डॉटर ऑफ ए। एक एक करके पढ़ेंगे और फैमिली ट्री बनाते चलेंगे। कह रहा है बी इज अ सन ऑफ सी, तो सी यहाँ पे है और बी इसका बेटा है, ये बना दिया। बी इज सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, लेकिन सी माँ नहीं है, इसका मतलब सी कौन होंगे, पिताजी होंगे। आगे ए एंड सी आर मैरिड कपल, मैरिड कपल के लिए साइन किसका लगाते हैं, प्लस का, और ए और सी मैरिड कपल हैं, सी ऑलरेडी मेल है यानी कि ए फीमेल हो जाएंगे। आगे देखते हैं एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी, एफ जो है वो सी का भाई है। भाई कैसे दिखाते हैं, बगल में जस्ट लिख देते हैं, सेम लाइन में आएगा, क्योंकि भाई जब दो भाई होते हैं तो सेम जनरेशन के होते हैं, एक ही पीढ़ी के होते हैं। और मैंने मेल क्यों बनाया, क्योंकि एफ को ब्रदर बोल रहा है, कह रहा है एफ ब्रदर है सी का। अगला देखिए डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ पे ना आपको डी दिख रहा है ना ई दिख रहा है, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं, डी इज ब्रदर ऑफ ई, 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 इसको यहाँ पे लिख देते हैं, डी इज ब्रदर ऑफ ई। ठीक, ऐसे बनेगा डी इज ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली लाइन क्या कह रहा है, ई इज डॉटर ऑफ ए, ई जो है वो पुत्री है ए की, यानी कि हमें ई का भी जेंडर पता चल गया, फीमेल। और क्योंकि भाई ये इसकी डॉटर है तो इसके जस्ट नीचे दिखाएंगे। और डी देखिए इनका भाई है, तो डी को ही बगल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई को यहाँ से हटा देते हैं, आपका काम हो गया, ई को यहाँ से हटा देते हैं। कहा था कि भाई ई और डी आपस में भाई बहन है, और ई जो है पुत्री है एक ही, तो बना दिया, हो गया। अब कुछ भी पूछा जाए आप आराम से बता सकते हैं। कह रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में, इस परिवार में मेल कितने हैं, तो आप देख लीजिए ट्राइंगल जहाँ पे आएगा वो मेल होगा, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, यानी कि कितने मेल हो गए, चार मेल हो गए। ठीक, चार मेल हो गए, पहले का आंसर आ गया चार। कह रहा है हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माँ कौन है, बी के ये पिता हैं और इनकी वाइफ ये है, यानी कि बी की माँ कौन है, ए। आंसर क्या आ गया, ए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह फैमिली ट्री बना के हम लोग पजल फॉर्म को इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।